नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही अभूतपूर्व खोज हुई है। तो शायद उसका सैकड़ों सालों से इंतजार था। प्रयागराज संगम में जहां गंगा और यमुना बहती हैं, वहीं पर साइंटिस्ट ने ये खोज निकाला है कि वहां तीसरी नदी का भी एक अस्तित्व है, था और है। और ऐसा नहीं कि वो केवल प्रयागराज में है, वो प्रयागराज से बाकायदे चलते हुए फतेहपुर और कानपुर तक आ रही है। वो नदी का जो नीचे, उसको पैलियो चैनल नाम दिया गया है कि वो अंदर है। और वो एक अनुमान है कि वो 10-12 हजार साल पहले बहती थी, और वो बिल्कुल ऐसी नदी थी कि जैसे गंगा और यमुना। और इसीलिए बहुत सारे लोग उत्साह में आकर उसे अभी से सरस्वती का नाम दे रहे हैं। नमामि गंगे के ट्विटर हैंडल में भी कहा गया कि साहब, जो हमारी आस्था थी उसकी वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी है। तो पहले तो ये बताइए, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जो साइंटिस्ट की जो टीम है, उसके जो लीड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, और वो भी जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन इस समय हैदराबाद में जो है CSIR की जो लैब है, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, उसके साइंटिस्ट हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं आप। तो पहले तो ये बताइए कि मिला क्या है, इस खोज को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है साइंटिफिक हलकों में और आम आदमी के बीच में, मीडिया में। पहले तो आपको नमस्कार, और बात करने के लिए और हमारी साइंस को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि बहुत सारी नदियां सूखती जा रही हैं। ऐसी नदियां जो सालों पानी रहता था, या तो वो कुछ महीनों तक सीमित रह गई हैं या कुछ ड्राई हो जा रही हैं। इसका कारण ये है कि भूमि जल का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, और जो प्राचीन काल की नदियां थी जो विलुप्त हो चुकी हैं, उसमें पानी के संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर उसमें पानी कम भी है तो इसका मतलब उसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। तो माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये जो जरूरी है आज के समय में कि उसको रिचार्ज कैसे किया जाए। और ग्राउंड वाटर का जब भूजल का स्तर बढ़ेगा तो नदियों की भी लाइफ बढ़ेगी। जो अविरल और निर्मल गंगा की बात किया जाता है, क्योंकि देखिए गंगा यमुना जो भी हिमालय से स्टार्ट होके जो नदी बहते हुए गंगा प्लेन से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो ग्लेशियल मेल्ट से तो पानी मिलता है और थ्रू आउट ईयर मिलता है। तो ये नदियां समर मंथ में इनका पानी का जो वहां से मिल रहा हो तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि रेनफॉल वगैरह नहीं है, तो ग्लेशियल मेल्ट ही आ रहा है। तो ऐसे समय में लीन पीरियड जो बोलते हैं, ऐसे समय में एक्विफर जो सराउंडिंग का ग्राउंड वाटर है वो रिवर को फीड करता है, जिसको हम बेस फ्लो बोलते हैं। चूंकि ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे जाता जा रहा है तो बेस फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इसलिए नदियों में पानी घटते जा रहा है। और आप अनुभव किए होंगे कि इवन जो बोर होल है, पंपिंग वेल्स हैं, उसका असर नीचे गिरता जा रहा है। तो आजकल, पहले हैंड पंप जो 6 नंबर का लगता था, आजकल समर्सिबल पंप लोग स्विच कर रहे हैं, क्योंकि लेवल घट रहा है। हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए जी, मैं ये कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, जहाँ आपने रिसर्च की है। और सिरथू ब्लॉक में वहाँ पहले 8-10 फुट पे पानी कुओं में आ जाता था, अब कुएं सूख गए हैं। और हाँ। हैंडपंप भी, जैसा आपने कहा कि वो हैंडपंप भी काम नहीं कर रहे पुराने, अब बहुत गहराई तक जाना पड़ रहा है, और बहुत दोहन भी हो रहा है भूजल का। बहरहाल, तो जी। तो इस हिसाब से अगर इसी तरह से घटता घटता रहा तो पानी का लेवल घट रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन इससे एटमॉस्फेरिक जो वातावरण में परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होगा। और ये लीड कर रहा है एरिडिटी की तरफ, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक ये है कि पानी का मतलब भूजल का पुनर्भरण किया जाए थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और इससे नदियां भी जीवित होंगी, पुनर्जीवित होंगी, पानी का स्तर भी ऊपर आएगा, फार्मर्स को या जनता को पानी भी आसानी से मिलेगा, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। और घटने से इवन ग्राउंड वाटर क्वालिटी घटती जाती है, तो आपका मेडिकल जो हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाते हैं।
और इसका जैसे अभी आप देख रहे होंगे आर्सेनिक के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में बढ़ते ही जाएंगे, और इसका साइंटिफिक सोल्यूशन, सस्टेनेबल सोल्यूशन जिसे बोलते हैं, अगर कुछ फिल्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि टेम्पररी सोल्यूशन देता है। सस्टेनेबल सोल्यूशन कोई भी चीज अगर है तो वो है ग्राउंड वाटर लेवल का स्तर बढ़ाना, यही एक सोल्यूशन। सो इसलिए ये जो खोज है एंशिएंट रिवर का, जो कि 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी और इसका डायमेंशन भी इक्वल साइज का, गंगा यमुना के बराबर का, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, मतलब इसका हम लोगों ने टोटल स्टोरेज भी निकाला है और ड्रिलिंग करके भी निकाला, तो ये बहुत आई मीन काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसलिए और इस चूंकि 200 किलोमीटर तक ट्रेस किया है और टिल द एंड ऑफ द वेस्टर्न साइड इस कानपुर, इसका मतलब है कि सारे, मतलब ऑल लाइकली चांस है इसका कि फर्दर ये वेस्टवर्ड की तरफ जा रही है, हिमालय की तरफ जा रही है, हिमालय की तरफ जा रही है। तो और ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको हम कंटिन्यू करें इस सर्वे को, कि इसकी ओरिजिन तक जाएं और एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन जो बोलते हैं ना, कि ग्राउंड वाटर की इशू जो बढ़ते जा रहा है उसको कैसे एड्रेस करना है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यानी आपको गंगा और यमुना के बीच में वैसी ही एक बड़ी नदी बीच में बहती हुई नीचे मिली है, पुरानी चैनल उसकी मिली है, बिल्कुल, और बिल्कुल, उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है उसी चैनल से। बिल्कुल। अभी हम लोग वहां पे 6 डेमोन्स्ट्रेटिव साइट लिए हैं नमामि गंगे की फंडिंग से, तो वहां पे रिचार्ज स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि ग्राउंड वाटर नहीं, वो तो डिपार्टमेंट उत्तर 1 प्रदेश मिनट है। में वो आप करेंगे, लेकिन अभी आपको जो ये सराय अकेल, फतेहपुर, यहाँ इलाकों में जहाँ आप घूमे हैं या ड्रिलिंग किया है आपने और हम्म। सर्वे किया, सर्वे आपने किया कैसे कैसे? हेली सर्वे क्या मतलब है ये इसका? जो हेलीकॉप्टर हेलीबॉर्न हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, हाँ, ये क्या हाँ। होती है? तो ये टेक्नोलॉजी जो जो जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक सेंसर होता है, लगभग 20 से 25 मीटर का लूप साइज होता है, जिसमें कि हेवी करंट भेजा जाता है, ट्रांजिएंट पल्स, और उसको सडनली सेट अप करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है और वो ग्राउंड को एनर्जाइज करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अंडरग्राउंड में जाता है। तो जैसे जहाँ पे जमीन की जैसी प्रवृत्ति है, कहीं पे क्ले है, कहीं पे बलुई मिट्टी है, कहीं पे चट्टाने हैं, कठोर चट्टान है, तो उसकी प्रकृति अलग होती है, तो उसका रिस्पांस हम लोग मेजर करते हैं और ये बहुत रैपिड होता है। तो हेलीकॉप्टर से 30 मीटर नीचे एक बड़ा सा लूप होता है और वो 30 मीटर ऊपर उसका लूप जो है 30 मीटर ग्राउंड के ऊपर मतलब वो फ्लाई करता है। हम लोग हेलीकॉप्टर से टो करते हैं और बहुत रैपिडली डेटा एक्वायर होता है। तो हम लोग पूरा 3 डायमेंशन में पूरा, आप ये कह लीजिए कि जैसे जमीन का एक्सरे हो रहा है ना, सो 3D मॉडल हमें जियोफिजिकल रिस्पांस मिल जाता है। तो हम उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं कहाँ पे क्या है, जमीन के अंदर क्या है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे किस तरह की चट्टाने हैं, लेयरिंग कैसी है, कहाँ पे डिसकनेक्टेड है, तो पूरा डिटेल मिल जाता है। तो फिर ये और ये पैलियो चैनल है या नहीं है तो क्या ये अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, क्या ये गंगा से भी कनेक्टेड है, यमुना से कनेक्टेड है या नहीं है, सो पूरा डिटेल जानकारी मिल जाती है। और बाकी आप तो जो चाहें एक्सरे के उसको बाद देख सकते आपने ड्रिलिंग वगैरह भी की, फिजिकल ड्रिलिंग करी? हैं। हाँ, ये हम लोगों ने ड्रिलिंग किया, जो फेज 1 में एक्चुअली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ किया था। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इसमें ड्रिलिंग किया था, हम लोगों ने सर्वे किया था, फंडिंग भी उन्हीं की थी। और सर्वे करके जब रिजल्ट दिखाया तो उसमें CEW ने ड्रिलिंग किया और ड्रिल करके उसको कंफर्म किया। तो सारे जो जहाँ जहाँ पे पैलियो चैनल का अंश मिला था वहाँ पे हमें बलुई मिट्टी मिली, जो कि क्लियरली बताती है कि ये नदी में ही पाया जाता है। एक्चुअली इसको साइंटिफिक टर्म में रिवर चैनल डिपॉजिट बोलते हैं। आप कभी भी नदी के किनारे देखेंगे तो बलुई मिट्टी, रेत ही रेत मिलेगी। सो उसी तरह की रेत वहां पे मिली है। तो और उसका
उसको मींडरिंग पैटर्न बोलते हैं रिवर का। तो जैसे गंगा घूम के जा रही है उसी तरह से ये भी घूम रही है, तो पूरा एक एक रिवर का ही सिग्नेचर देता है। अच्छा, ये कहाँ तक है, संगम से कहाँ तक आप कर पाए? क्योंकि जो बिल्ट एरिया है, हैवी बिल्डिंग्स है और तमाम चीजें, वहां तो दिक्कत आई होगी। हाँ, बिल्डअप एरिया पे नहीं होता क्योंकि हमें ये पावर लाइन से दूर करना पड़ता है। और तो हम इवन संगम के ऊपर भी फ्लाई किए हैं क्योंकि वहाँ पे खाली एरिया है। परेड ग्राउंड के ऊपर भी कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ पावर लाइन और रेलवे ट्रैक भी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं मिला। फतेहपुर और में भी मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट में कि वो पावर ग्रिड की बहुत हैवी लाइन होने की वजह से वहां दिक्कत आई है। हाँ, तो पावर ग्रिड वहाँ पे रेडिएट कर रहा है एक्चुअली। एक पावर ग्रिड का इतने सारे नेटवर्क हैं, तो हमने काफ़ी इसका जो फ्लाइंग ऑपरेशन होता है ना, काफ़ी मॉडिफाई किया। जैसे दो पैरेलल पावर लाइन है, उसके बीच में लो करके नीचे ले आना, फिर ऊपर उठा के फिर आगे क्रॉस करना। तो इस तरह से काफ़ी कोशिश करके तो हमने जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है डेटा लिया है। तो संगम से लेके स्टार्ट किया टिल कानपुर वाया फतेहपुर, और गंगा यमुना के दोनों साइड 5-5 किलोमीटर कवर किया है पूरा। हाँ, बिल्डअप एरिया पे नहीं हुआ है, वहाँ वहाँ पे हमने ग्राउंड एक एआरटी मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेडियोएक्टिव टोमोग्राफी, एंड ग्राउंड टेम जो हेलीकॉप्टर से जो टेक्नोलॉजी उसका ग्राउंड वर्जन भी है, उससे भी किया है। तो उससे पहले कंफर्म हुआ, उसके बाद ड्रिलिंग से कंफर्म किया। तो पूरी नदी आपको मिली? पूरी नदी कुछ मिली है। कुछ दिखा सकते हैं कुछ नक्शे में किस तरह से है ये तो कानपुर मुझे, फतेहपुर हाँ, इलाहाबाद के बीच? या सो हाँ, ये है। सो मैं पहले फेज 1 के रिजल्ट से दिखाता हूँ। जी। तो आपको स्क्रीन दिख रहा? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। सो पहला एरिया आप देखेंगे तो ये है, जहाँ पे ये कर्सर दिख रहा है। जी। और जो हेलीबोन का जो हमें एक रेशियोटी इमेज मिलती है, ये 0 से 5 मीटर, सो मतलब ऊपर के 5 मीटर का डेप्थ का रेशियोटी सेक्शन है। आप देखेंगे कि जो लाल लाल दिख रहा है, ये गंगा के ऊपर है, ठीक है। अच्छा। और ये यमुना है, ये है संगम। हम्म। तो गंगा के ऊपर आप देख रहे हैं पूरा लाल लाल जो दिख रहा है, वो रेशियोटी हाई है, और हम्म। जो बताता है कि वो रिवर चैनल लिपाजी मतलब गंगा की रेत है। आप इसके नीचे चलिए 10 से 15 मीटर पे, तो जैसे हम्म। गंगा गए हैं उसी तरह से एक और येलो टू रेड रेड कलर चैनल दिख रहा है आपको, सेम डायमेंशन का। जी। यही है ये पैलियो चैनल। ओके। और यहाँ पे ड्रिलिंग हुआ, यहाँ ड्रिलिंग हुआ, यहाँ ड्रिलिंग हुआ, इसके बाजू में भी यहाँ पे ड्रिलिंग है, ये ड्रिलिंग है, यहाँ ड्रिलिंग है, यहाँ गंगा के पास, ये दोनों के बीच में है। तो 8-10 वेल हमने ड्रिल किया CW के थ्रू, और इसमें पाया कि जो पैलियो चैनल के ऊपर ड्रिल किया है, वहाँ पे हमें पैलियो चैनल के सिग्नेचर मिले। ये जो जो ब्लूइश है उसका मतलब क्ले। आप रेशियोटी का ये देख सकते हैं, ये कलर स्केल है, क्ले की तरफ ब्लूइश है, और जो रेड और पर्पल है ये बताता है कि ये सैंडी है, और एकदम पर्पल कलर ये विंध्यन का हार्ड रॉक बता रहा है। और उसके नीचे आप 30-35 मीटर पे जाएंगे तो खत्म हो गई, वो नदी विलुप्त है, वहां पर नहीं है। तो इसका मतलब है ये 15 से 25 मीटर के बीच में ही है, उसके नीचे नहीं है। और ये ड्रिल करके देखिए, ये आपको सैंड दिख रहा है, ये रिजल्ट दिखा है। तो आप अगर इस तरह से मैप में देखेंगे तो ये है पूरा गंगा, ये एलिवेशन मैप है, जी। ये है यमुना, बीच ये है नीचे पैलियो चैनल, और बीच इसके में। जो हाँ हाँ, ये बीच में जो पैलियो चैनल है। अब आप देख रहे हैं ये भी वैसे ही घुमाव है जैसा यहाँ पे है और जैसा यहाँ पे यमुना में। इसका मतलब है कि दे हैव सफर्ड द सेम टेक्टोनिक, जो कि सेम तरह की मींडरिंग है। इसका मतलब है कि सेम समय पे ये एग्जिस्ट किए हैं, दे आर कोइवल। ये कौसामी का जगह है, ये सिराथू है, ये हाँ, मंझनपुर है। सिराथू के हम रहने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा।
तो मतलब तो और आपका ये देखिए कहना है कि ये तीनों नदियां एक साथ अस्तित्व में थी और किसी कारण से कोई असाधारण ज्योग्राफिकल ऐसी घटना हुई कि सरस्वती जो है वो सरस्वती मैं कह रहा हूँ जो तीसरी नदी है वो नीचे चली गई, वो दिखाई नहीं दे रही अब, करेक्ट अदृश्य करेक्ट हो गई। अदृश्य हो गई। और ये जो जो यहाँ से भारद्वाज आश्रम बोला जाता है, तो ये एक्चुअली आज पहले की जो गंगा थी ना, अभी तो प्रेजेंट गंगा यहाँ पे है, हाँ इसके ट्रेसेस यहाँ पे भी मिले हैं। तो और जो जो पब्लिक जानती भी है, तो ये बिल्कुल। पूरे इलाहाबाद में कर्नलगंज और जो आनंद भवन है उसके पास है भारद्वाज करेक्ट आश्रम। करेक्ट और पहले करेक्ट नदी वहीं बहती थी और ये भी हमने पढ़ा है कहीं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और ये सारे लोग वहाँ बोटिंग भी करते थे। ये तो बाद में बांध बना है ना, शहर को यस प्रोटेक्ट करने के लिए बांध बाद में बना है, तो नदी उधर गई है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सारे साच, और यहाँ पे भी और वीक चैनल मिले हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पे ट्रेसेस हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बिल्डअप एरिया है, शहर बस गया है, तो उसके ऊपर डेटा हेलीबोन से नहीं मिलता है। मतलब मिलेगा लेकिन नॉइज ज्यादा होगा, तो यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके और अगर ये देखेंगे तो देखिए, ये पैलियो चैनल, उसका अगर क्रॉस सेक्शन देखिए, मतलब ऊपर से कट करिए नीचे की तरफ, तो ये यमुना है और ये है गंगा जी। और ये है पैलियो चैनल, डिस्कवर्ड पैलियो रिवर लिखा हुआ। हाँ यहाँ से, और ये नीचे की एक्विफर है जिसमें ग्राउंड वाटर का भूजल पाया जाता है, इससे कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे गंगा देखिए, ये भी इससे कनेक्टेड है। तो जी। ऊपर से तो ये तीनों अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन नीचे से दे आर वेल कनेक्टेड, एक दूसरे से मिले अंदर हुए। से, हाँ अंदर से जुड़ी है जलधारा, तो अंदर जाहिर है कि पाताल में एक तरह से जुड़ी है आपस में। जुड़ी हैं। तो इसका एक और संदर्भ है कि अगर कोई पोल्यूशन इसमें आप डालते हैं तो ये एक्वीफर सिस्टम में जाएगा। तो दूसरा ये तो हमें इंडिपेंडेंट डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इंडिपेंडेंट हमें साइंटिस्ट ने बताया है, लखनऊ के कई साइंटिस्ट ने, कि जो इस समय गंगा में और यमुना में जो पोल्यूशन खास करके कानपुर के आसपास जो हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूट हो रहा है, तो उससे एक्वाफर में भी जा रहा है। ये यहाँ यानी वो पूरा आगे मेरठ और काफी दूर तक काली नदी सब जगह जा रहा है। तो हमारे एक्वाफर भी जो पोल्यूटेड हो गए हैं और उनमें क्रोमियम, कैडमियम, बहुत सारे हैवी मेटल्स भी जा रहे हैं। तो ये एक कितना चिंता का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और एक बार एक्वीफर कंटामिनेट हो गया तो इसकी सफाई बहुत मुश्किल होता है। और आपने जैसा पूछा था कि पैलियो चैनल का यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि अगर इसको रिचार्ज करेंगे, है ना, यहाँ पे जो पानी का, जो बरसात का पानी है, इसको अगर इसमें भरें थ्रू रिचार्ज स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगा ना, इसको पुश बैक करेगा। जो कंटामिनेशन गंगा से आया, वापस ये जो है पुश करेगा टुवर्ड्स गंगा, और स्लोली ये मतलब क्लीन करने की भी, डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। हाँ, तो नीचे इसका जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको नीचे हाँ जाएगा नहीं। हाँ हाँ ये हाँ तो बड़ा दुर्भाग्य है डॉक्टर सुभाष चंद्रा की। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग अपना जो पोल्यूटेंट है, खास करके जो लेदर का हमने कानपुर में सुना और बहुत जगह कई चीनी मिलें भी कर रही हैं शीरे के लिए, कि वो बोरवेल करके नीचे ही डाल दे रहे हैं सीधे बचने के लिए इंस्पेक्शन से। करेक्ट करेक्ट। तो आपका ये कहना है कि उसका भी इलाज ये है कि अगर जो एक्वाफर हैं वो रिचार्ज किए जाएं, जो बरसात का पानी जाता है, तो वो पानी नीचे, ये पोल्यूशन नीचे नहीं जाएगा बल्कि वो ऊपर आएगा। बिल्कुल, मतलब जैसे आप रिचार्ज करेंगे तो पहले तो वो डाइल्यूट करेगा, और अगर और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ेगा तो डाइल्यूट तो होगा ही। दूसरा, फ्रेश वाटर आ रहा है तो जो कंटामिनेटेड वाटर को पुश भी तो कर रहा है ये, क्योंकि वेस्ट फ्लो से नदी में जाएगा, तो नदी से निकल के उधर चले जाएगा। तो इसलिए रिचार्ज करने से, रिचार्ज ही इसका एकमात्र सलूशन है जो कि लॉन्ग टर्म में आएगा।
एक आपके ओपिनियन में और ले लूं, ये पूरा जो इलाका चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ, रिचार्ज से जुड़ा हुआ भूजल के, तो ये जो पूरा द्वाब का इलाका है हमारा, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और इलाहाबाद, बनारस तक, इसमें इतना ज्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन और सड़कों का पूरा इतना, कि अब जमीन में पानी सोखने की क्षमता भी कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो तो काफी बड़ी समस्या है, लेकिन अभी भी यूपी में चूंकि अलुवियल है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे जोन हैं कि जहां पे आप जैसे जैसे आप कंक्रीटाइज तो कर रहे हैं, और मान लीजिए ये आपके पास एडवांस में मैप है, आपके पास नॉलेज बेस है, तो इवन यहाँ पे भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक सैफ्ट बना के डायरेक्टली रिचार्ज वाटर को इस एक्वीफर में घुसा दें, तो है ना? इसके लिए बड़े बड़े आपको क्या तालाब, लेक्स, कुछ स्टोरेज का बनाना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको एक जैसे 3 मीटर बाई 3 या 4 मीटर बाई 4 का, या उससे छोटा या उससे बड़ा, ऐसा एक रिचार्ज का स्ट्रक्चर होता है, और उसको बना के उसमें एक पाइप, नीचे सेंटर में एक सैफ्ट लगाएंगे, पाइप लगा के नीचे का जो अंडरग्राउंड अगर मान लीजिए 20 मीटर पे है या 10 मीटर पे है, 25 मीटर पे है, वो पाइप से नीचे चलेगा डायरेक्टली, वो ओपन होगा एक्वीफर सिस्टम में, तो रिचार्ज कर देगा। तो इवन इट इज कंक्रीट, जो सरफेस का पानी इकट्ठा होके हम रिचार्ज स्ट्रक्चर पे डाइवर्ट कर दें तो वो नीचे चले जाएगा। तो आप बता रहे थे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 6 जगह लिए हैं आपने रिचार्ज के लिए, करवा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ 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 जी। तो उसके पहले हम आपको ये बता दें कि ये जब सक्सेस हो गया फेज 1 में, जी तो हमने इसको नमामि गंगे की फंडिंग से इसको आगे बढ़ाया। उनको बोला कि आप ये फंड करिए, ये प्रपोजल है, तो दे हैव एग्रीड आल्सो। और तो ये है पहला रिजल्ट। आप अगर इसको देखें तो 0 to 5 मीटर अगेन, और ये 5 से 10 मीटर पे है। आप रेशियोटी देख सकते हैं कि चेंज हो रही है, और ये 10 से 15 मीटर पे आप देखिए एक सिग्नेचर मिलना चालू हुआ है। यहाँ पे काफी क्लियर है, जबकि यहाँ पे थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है। और अभी अभी देखिए पूरा ही आपको यहाँ पे जो येलोइश कलर जो दिख रहा है, ये पैलियो चैनल का है। फर्दर डाउन और स्ट्रांग हुआ है, और इस तरह से आप जाएंगे तो फाइनली ये है जो इमेज्ड, जो मतलब डिस्कवर्ड पैलियो चैनल है, इस तरह से आया है। और यहाँ ये जो पे सफेद सफेद बीच में निशान आपने लगा रखे हैं, ये रिचार्ज का स्ट्रक्चर है जो हम लोग अभी रिचार्ज करने जा रहे हैं। किया है आपने? जी, प्रपोज किया है और अप्रूव भी हो गया, सैंक्शन भी हो गया। सो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट यूपी के साथ हम लोग रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट हम लोग वाटर लेवल मेजरमेंट का प्रोविजन कर रहे हैं, तो रियल टाइम में रिकॉर्ड भी करेंगे और देखेंगे इसका इम्पैक्ट कितना है। तो कितने और स्ट्रक्चर बनाएंगे कि काफी इम्पैक्टफुल होगा एट दिस स्केल, क्योंकि ये तो लगभग इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी ले जाएंगे, क्योंकि वहां ग्राउंड वाटर तो और ज्यादा कम है। एग्जैक्टली। सो ये टोटल आइडिया है कि इसको हम ले जाएंगे टुवर्ड्स हिमालय। सो मथुरा होते हुए वो अप स्ट्रीम में ले जाएंगे, सो दैट कि एक तो इसका ओरिजिन पता चले, और ये कहाँ से, मतलब इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। ये अगर थर्ड बड़ी रिवर है, तब हम शायद इस पोजीशन में होंगे कि क्या ये वही सरस्वती, जो माइथोलॉजिकल सरस्वती जिसका जिक्र ऋग्वेदा में भी है, तो क्या ये वही है। तो तब हम उस पोजीशन में रहेंगे कि हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या ये उससे भी कनेक्ट हो सकती है जो अभी माना जाता है कि हरियाणा और राजस्थान की तरफ है, या वो अलग चैनल है कोई? सो देखिए, ऐसे कहने के लिए तो सरस्वती आसाम में भी मेंशन किया गया है। ये गंगा यमुना सरस्वती जो इलाहाबाद की, ये भी है। और इनफैक्ट हम मिनिस्ट्री जल शक्ति के फंडिंग से श्री लोगों के साथ हम लोग एरिड एरिया में भी किए, थर्ड एज में, और वहां पे भी हमको लगभग 160 किलोमीटर की चुरू डिस्ट्रिक्ट में मिले। तो वो अलग है, ये अलग है। और जो बाकी हमारे जियोलॉजिस्ट जो हमारे
पहले के जो सीनियर लोग जो इस पे काम किए हैं उनका मानना है कि ये अलग अलग समय पे फ्लो हुई हैं, पहले इधर थी और बाद में टेक्टोनिक या अदर चेंजेस की वजह से उधर डाइवर्ट होगी। लेकिन हम हम एनजीआरआई अभी मिनिस्ट्री जल शक्ति के साथ और नमामि गंगे के साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो एक बार ये कंप्लीट मैपिंग हो जाएगी तो हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या दोनों एक ही हैं, एक समय पे इधर बह रही थी और एक समय के बाद उधर बहने लगी, या दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उस पे हम लोग लाइट डाल सकते हैं जब हम कंप्लीट करेंगे। अभी इससे गंगा और यमुना के भी पानी का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी, जल स्तर। फिर से रिपीट करेंगे आप? ये जो आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवाएंगे इस खोज के आधार पर, तो इससे गंगा और यमुना के भी वाटर लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों में ग्राउंड वाटर का पानी बेस फ्लो के रूप में नदियों में जाता है, और चूंकि ग्राउंड वाटर का स्तर गिरता ही जा रहा है तो वाटर लेवल, जो वाटर का फ्लो है वो नदियों में घटता जा रहा है। अब हम ये रिचार्ज करेंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा, बेस फ्लो बढ़ेगा, तो नदियों में पानी का स्तर भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी ज्यादा रहेगी। तो सर्टेनली ये एक्चुअली ये नदियों को पुनर्जीवन के लिए और ग्राउंड वाटर के पुनर्जीवन के लिए ये एक्चुअली एकमात्र उपाय है कि एक्वीफर रिचार्ज। और क्या ये भी संभावना है कि वो जो तीसरी नदी बीच में है, वो जो नीचे चली गई है, विलुप्त हो गई है, वो ऊपर आ जाए फिर से? देखिए, ये जो इस तरह की धारा होती है, ये समझिए कि इसका सरफेस पे कोई सिग्नेचर कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं है। आपको सैटेलाइट से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, आपको कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं मिलेगा। तो 10 से 15 मीटर का थिक कवर है, और नदी ऊपर आना ये थोड़ा कुछ जरूरत से ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि ये अपने मेन स्ट्रीम से, जहां से ये फीड की जाती है, जो फीडर चैनल कर लीजिए, वहां से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए विलुप्त हुई है। लेकिन पानी का स्तर बढ़ने से एक तो ये होगा कि यहाँ पे पानी मतलब पंपिंग या एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बड़ा रिजर्वायर होगा, ये एक काफी बड़ा रिजर्वायर। मैं तो इसलिए सोच रहा था, ये दिमाग में मेरे आया, मैं तो लेमैन हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, कि जैसे गोमती है वो निकलती है तो वो कोई हिमालय से तो नहीं निकलती, ग्राउंड वाटर से ही वहां से निकलती है। तो अगर पानी 10-15 सालों में आगे इतना ग्राउंड वाटर आप लोगों की मेहनत से रिचार्ज हो, तो नीचे से कहीं कोई स्रोता फूटे और वहाँ जो छोटी छोटी नदियां, जैसे हमारे तरफ तो एक ससुर खदेरी नदी भी चलती है, तो कोई स्रोत निकल पड़े, ऐसा हो सकता है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये नदी जो है ना, या पैलियो चैनल ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड मतलब एक्वीफर, ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। तो आप जो रिचार्ज करेंगे, ऐसा नहीं कि पैलियो चैनल में ही रुका रहेगा, ये तो ग्राउंड वाटर जो एक्वीफर में पूरा भरते जाएगा। लेकिन ये एक्टिव नदी के रूप में तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक कि इसको पीछे से, जैसे आपको ग्लेशियल मेल्ट वाला पानी नहीं मिले, तो जब तक ये अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं होगी और वो उससे एक्टिव सोर्स नहीं मिलेगा, ये नदी नहीं हो सकेगा। मतलब नदी पुनर्जीवित मतलब पानी तो भर जाएगा, लेकिन बहना शुरू करे और सरफेस पे आ जाए, वो लीस्ट लाइकली चांस है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस रिसर्च पे आपने इतना हेलीकॉप्टर से, जमीन से किया, तो कोई ऐसा अनुभव, कोई जो रोमांचक, जिसमें खतरा भी लगा हो या बहुत ये भी आया हो कि हाँ भाई हमने ये किया, या दिक्कतें आई हो? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आई है हमें। वहाँ के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट से, हर जगह से काफी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जो परमिशन लगता है 10-15 दिन, हम इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद का आता था, अभी तो प्रयागराज हो गया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मतलब डीएम ऑफिस से मिला के एसडीएम, फायर डिपार्टमेंट, हर जगह से इतना ज्यादा कोऑपरेशन मिला कि हम पर्सनली मिलके उसको 1 या 2 दिन में कर इसको परमिशन ले लिए थे। एक्चुअली
ओवरऑल इतना अच्छा सपोर्ट मिला। एंड इनफैक्ट ये रिपोर्ट जो है, जो सितंबर 2023 में हमने लखनऊ से ही इसको रिलीज किया था, ऑनरेबल जल शक्ति मंत्री यूपी गवर्नमेंट श्री स्वतंत्र देव सिंह साहब ने इसको रिलीज किया था। तो हमें हर तरफ से सपोर्ट मिला। हाँ, एक बार मतलब हमारे जो इसको जब डीलिंग के लिए कंफर्मेशन के लिए गए थे, तो गांव वाले बोल रहे थे जब से हेलीकॉप्टर इधर ये लूप बड़ा सा इधर से गया ना, तब से एक्चुअली ये जो नमामि इधर कानपुर की तरफ सर्वे जो हुआ था ना, ये कोविड पीरियड में हुआ था, तो लोगों को लगा जी कहीं ये उसकी वजह से तो कोरोना तो नहीं आ गया। तो इस तरह की थोड़ी भ्रांतियां गांव वाले शायद सोच लिए या स्प्रेड कर दिए, बट ऐसा कुछ परेशानी तो नहीं हुई, बट कुछ भ्रांतियां करीब फैली थी। करीब मेरे ख्याल से 9 साल हो गए। 2017 में आप लोगों ने शुरू किया था ये काम। 2017 में, हाँ 2017-18 में किया था। 2017 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, 18 में इसको सर्वे किया, 19 में रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद फेज 2 हमने 20 में अप्रूव हुआ, 21 में सर्वे करके 23 में सबमिट किया, और अभी उसका फेज 3 जिसमें कि रिचार्ज करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। सो अच्छा, ये भी अप्रूव हो ये गया। तमाम ही गंगे प्रोजेक्ट से, गंगा के पुनर्जीवन से, और जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां कुंभ वगैरह, उमा भारती जी का बहुत संबंध रहा है। तो इस रिसर्च में उनका भी कोई योगदान, कोई उनकी भूमिका थी? एक्चुअली इस हेलीबोन सर्वे का इस नोबल काज का जो शुभारंभ हुआ है, वो सुश्री उमा भारती जी, जो कि उस समय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थी, ये उन्हीं के द्वारा, एक्चुअली उन्हीं के दिशा निर्देश पे शुरू हुआ है कि ये किया जाए और देखा जाए कि ये इस एरिया में सर्वे तो करेंगे हम, एक्वीफर की फाइंडिंग भी करेंगे, लेकिन एक और भी हिडन ऑब्जेक्टिव था कि अगर चैनल है तो, या पैलियो चैनल है, अदृश्य विलुप्त नदी है, तो क्या हम खोज सकते हैं, है तो क्या दिखा सकते हो। तो जो इसका प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ, एक्चुअली उसके पीछे अगर कोई हाथ है तो वो सुश्री उमा भारती जी ही है। हाँ, तो यानी टॉप से चूंकि मोटिवेशन था, तो इसलिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला और तमाम जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी आपको मिला। तो उमा भारती जी को बताया आप लोगों ने, तो उनको क्या रिएक्शन है उनका? एक्चुअली हम बताना चाहेंगे, बट मैं आज भी सोच रहा था कि मैं इस मैसेज को मैडम के पास कैसे पहुंचाऊं। तो आपसे अच्छा मीडिया नहीं हो सकता, क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट हम लोग अभी वेल कनेक्टेड उतना नहीं रहते हैं। तो आप हमारा ये मैसेज पहुंचाएंगे, ये रिजल्ट पहुंचाएंगे, तो साथ वो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे CSR एनजीआरआई, डायरेक्टर एनजीआरआई सभी को खुशी होगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल ये मैसेज पहुंचाएंगे, उमा भारती जी को भी पहुंचाएंगे और लोगों को पहुंचाएंगे। और इससे देखिए, जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष है, विश्वास है, उसकी पुष्टि होना न होना तो एक अलग बात है साइंटिफिकली, क्योंकि अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस रिसर्च से जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत मदद मिलेगी, और गंगा और यमुना जी के पानी को रिचार्ज में मदद मिलेगी, और जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उनमें जल कम होने से, तो उसको भी मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका एक सार्थक उपलब्धि होगी। आपको लगता है कि, और ये क्या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट को महत्व दे रही हैं, इसकी फाइंडिंग्स को? बिल्कुल, ये हमें पूर्ण सहयोग मिला। और एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, और हम बलवंत टोला के पास किए हैं, एक्यूम जो पायलट प्रोजेक्ट फर्स्ट था। आपने सुना भी होगा कि आर्सेनिक की समस्या, जो कि शुरू में बांग्लादेश में स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल, बिहार होते हुए अभी अप स्ट्रीम रीजन टुवर्ड्स हिमालय, मुरादाबाद, ये सब, इवन गाजीपुर, बनारस में भी इसके ट्रेसेस पाए गए। बलिया में तो काफी है, बनारस तक में, बनारस के आसपास हाँ, भी बनारस है। में। और स्टडी आल्सो बताती है कि आर्सेनोपाइराइट या इस तरह के एलिमेंट जिसमें आर्सेनिक पाया जाता है, पहले से प्रेजेंट था, जो न्यूअर एलुवियल है,
तो लेकिन ये पानी में रिलीज नहीं करता था। जैसे ही पानी का लेवल घटा, ये एक्टिवेट हो गया और आर्सेनिक रिलीज कर रहे हैं एक्विफर में। और ये जियोजेनिक प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं। इसका सोल्यूशन एकमात्र ये है कि आप सर्वे करिए और रिचार्ज करके पानी का लेवल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक जो रिएक्टिवेट जो हो गया है, जो रिएक्टिवेट होके आर्सेनोपायराइट इस तरह की चीजें आर्सेनिक रिलीज कर रही है वाटर में, वो रुक जाएगा। दूसरा, मान लीजिए एक जगह क्ले है, और इधर आर्सेनिक है, तो यहाँ तो पंपिंग कर सकते हैं। अगर क्ले नहीं है तो बहुत हैवी पंपिंग करेंगे तो एक जो लोकलाइज छोटे पैकेज में आर्सेनिक है वो स्प्रेड होकर दूसरी तरफ भी फैल जाएगा। आप अगर नीचे वाला एक्विफर फ्री है, मतलब फ्री फ्रॉम आर्सेनिक है, और सेल एक्विफर वो उसमें आर्सेनिक है, आप नीचे से पंपिंग शुरू कर दिया, नीचे छोड़ दिया, तो नीचे जाके ये कर देगा। तो रिचार्ज जो है एक सेंट्रल सोल्यूशन है, टाइम टेकिंग है, सेंट्रल सोल्यूशन है। इसलिए आर्सेनिक का प्रॉब्लम, सैलिनिटी का प्रॉब्लम, इवन फ्लोराइड का इश्यू है, आयरन का इश्यू है, बहुत सारे इस तरह के क्वालिटी इश्यूज हैं। पानी का लेवल घटने के अलावा बहुत सारे वाटर क्वालिटी इश्यूज हैं, जिसपे कि हम अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर चाहिए तो रिचार्ज ही एकमात्र सोल्यूशन है। बाकी आपके फिल्टर है लोकलाइज के लिए कि आप लेके फिल्टर करके पी लीजिए, लेकिन आप उस स्लज जो है ना, फिल्ट्रेट जो है, उसको फिर फेंक रहे हैं, फिर जमीन में जा रहा, तो वो रिसाइकिल हो रहा है। तो इसलिए इसका लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। आपने ये बात कही सस्टेनेबल, तो मैं ये अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि आप ये भी कहना चाहेंगे कि जो आज हमारे डेवलपमेंट मॉडल है उसमें बहुत सारे काम है ऐसे कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन में, सड़कों के निर्माण में अंधाधुंध, या वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में, तो हमें अपने खेती में, रहन सहन के तरीकों में, अर्बनाइजेशन में, इसमें भी कुछ टिकाऊ विकास की तरफ देखना चाहिए ताकि ये जो स्थिति आई है या और खतरनाक आने वाली है वो ना हो। इनफैक्ट आप बहुत ही सेंसिटिव चीज और बड़ा साइंटिफिक चीज पूछ रहे हैं, और जिसपे कि हम लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने डेवलप किया एक डिसीजन सपोर्ट टूल। तो जैसे मैं जौनपुर से चूंकि आता हूँ, वहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी है, लेकिन हम लोग बाई फोर्स हम लोग वहाँ पे धान पैदा करते हैं। और धान के लिए, पैडी फील्ड के लिए आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। अगर पानी स्टैंडिंग नहीं है तो कम से कम आपको एक हफ्ते से ज्यादा आपको आप डिले नहीं कर सकते, आपको पानी डालना ही पड़ेगा। तो पानी पंप करना और फिर सो रिचार्ज होके, और ये जो रिसाइकलिंग हो रही है, वहां पे अगर उसका अल्टरनेटिव क्रॉप पैदा करें, जहां पे बलुई मिट्टी, जहां पे बलुई मिट्टी है, कहीं पे क्ले है, क्ले की जगह पे क्ले के लिए जो सुटेबल जो क्रॉप है उसको करना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम डिसीजन लें कि जहां पे जिस तरह की पैदावार हो सकती है और हेल्दी पैदावार हो सकती है उसको करें, तो इससे पानी की प्रॉब्लम में भी हमें हेल्प करेगा, और कंटामिनेशन से भी बचेंगे। मतलब हर तरह के फायदे। और आप उसमें ये भी करेंगे कि हमें जो 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 पैसा दे सके, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सके, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं एक्चुअली। हमें अनलेस कि हम हर तरह के सोल्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें, क्योंकि अगर हम छोड़ दिए तो हम खाएंगे कैसे, या हमारा डेली का हाँ, खर्चा कैसे लेकिन चलेगा। लेकिन लालच की भी एक सीमा होती है। देखिए हम लोगों के बचपन में कितना जो ज्वार, बाजरा, जौ, चना, बहुत सारी चीजें होती थी, फसलें, इतना पानी की जरूरत नहीं थी। और अंग्रेजों के टाइम पे हरिद्वार से और नरोरा से इतनी नहरें निकाल दी कि अब वो नरोरा के बाद तो गंगा जी में पानी रहते नहीं है एक्चुअली, जो वहाँ का आता है। टेहरी डैम भी बना दिया, हम डाइवर्ट करके पानी जो है वो दिल्ली ले जा रहे हैं। और तो और इतना शहरों में इतनी खपत हो रही है पानी की, टॉयलेट्स में फ्लश करने के लिए इतनी पानी की जरूरत पड़ी। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे सस्टेनेबल जो है लाइफस्टाइल तो के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इनफैक्ट ऐसे तरफ जा रहे हैं कि जो कि काफी सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन
गांव में देखिए, अगर हेल्थ सही नहीं है, आप कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं, आपका टॉयलेट प्रॉपर नहीं है, लीक प्रूफ नहीं है, तो वही पानी अंडरग्राउंड जाके पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू आप ड्रिंक करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू द मेडिकल। सो बहुत अब पानी, गांव में घर घर अब वो लग गए हैं, बोरिंग हाँ, का पानी लग गया है, और वो तालाब अब सूखने नहीं पा रहे हैं, और घर घर इतनी लैट्रिन बन गई हैं, फ्लश सिस्टम चालू हो गया, तो आगे चल के इसके दुष्परिणाम तो आएंगे। यस, सो इसलिए हमें एक्चुअली बहुत केयरफुल और बहुत ही मतलब जो भी प्लान करें, अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान को लेके अगर हम करें कि सस्टेनेबल क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म में इस जिसके साइड इफेक्ट कम हो, उस तरह के स्ट्रक्चर अगर बनाएं और इंश्योर करें कि लीक प्रूफ, एक्चुअली ऐसा नहीं कि गांव वाले ऐसा करना चाहते हैं, ओनली थिंग अवेयरनेस। और ये जो आप अवेयरनेस भी नहीं है, और डॉक्टर साहब हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल बीज भी खत्म हो गए हैं, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम जो फॉरेन कंपनियों के बीज कंपनियां ऐसे बीज ला रही हैं, किसान भी क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैश क्रॉप के लिए बहुत सारा कितने पानी के लग रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा है, चूंकि आप बिल्कुल साइंटिस्ट हैं और आप भी इस्तेमाल कर रहे होंगे एआई का, कंप्यूटर का, बिल्कुल। डेटा सेंटर बन रहे हैं, और ये जो डेटा सेंटर बनेंगे फिजिकली, इनको भी बहुत जमीन, बिजली और पानी चाहिए होगा, तो ये क्या मुनासिब है कि हम इनको, जो विदेशी टेक कंपनियों को हम इजाज़त दें अपने ज़मीन और पानी और बिजली के आके वो हमारे यहाँ बनाएं, क्योंकि वहाँ तो विरोध शुरू हो गया है अमेरिका में, यूरोप में। नहीं, जो आप एआई की बात कर रहे हैं, देखिए शायद मैं इसके लिए रेलेवेंट नहीं हूँगा नहीं, मैं डेटा कि सेंटर में जो हाँ, हाँ। जमीन और पानी जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ, तो बिजली एआई की बात। लेकिन ये एक चीज आप जान लीजिए कि डेटा सेंटर ऐसा इसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया कि आप उसके बगैर, जैसे आज आप मोबाइल मोबाइल के बगैर रह सकते हैं, कि इतनी सुविधाएं भी दे देता है। आज आप सुपरमार्केट कहीं छोटे छोटे जगह जाइए, उसका डेटा तो स्टोर होना है कहीं, आप हार्ड कॉपी कितने दिन तक जमा करके रख सकते हैं। और लाइफ इतनी इजी हो गई है, हम जो किताबें लाइब्रेरी में जाके बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में खोजते थे, थक जाते थे, अभी एक सर्च से क्लिक करने से आपको मिल जा रही है। उसी तरह से एआई आज के प्रेजेंट डे में जो आई है, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और काफी डिसएडवांटेज भी हैं, कि लोग मेहनत करना छोड़ दिए हैं, बुक पढ़ना छोड़ दिए हैं, और स्टूडेंट जो क्वेश्चन भी आंसर लेना है तो एआई को बोल रहे हैं। जॉब्स लेकिन भी इस जाने वाली हैं सर, और लेकिन उसका जो जॉब बड़ा पहलू यह है कि ये सब 5-6 जो कंपनियां हैं, ये सब हमारी नहीं है, अमेरिकन कंपनियां हैं, उसका सारा मुनाफा वो ले रही हैं, एडवर्टीजमेंट वो देखिए, ले अभी रही हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया और का कंसेप्ट लाया, कि जो क्लास 1 क्लास 2, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है टू इनकरेज कि इन मतलब हमारे देश की कंपनियां आगे आए। और टू माय नॉलेज काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं सर्टेनली, जो बाहर की आएंगी उसमें भी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसके विषय में जानता नहीं, नहीं मैंने हूँ। तो आपसे एक एकेडमिक सवाल पूछा कि हमारा तो जब अपना जमीन और पानी की कमी है, बिजली की, तो हम दूसरों को क्यों दें? अपनी कंपनियों को दें, वो तो ठीक है। अभी दुनिया इतना इतना मिक्स हो गया है कि आप आइसोलेट होके भी नहीं रह सकते हैं। और तो जरूरत है कि हमें आगे बढ़ना, और वो हमारे देश में आ रहे हैं तो हम उनके देश में जाएं। आप अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके मैक्सिमम सीईओ आपको इंडिया से मिलेंगे। हाँ। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनियों में, आई मीन इवन अमेरिका में है, कि आप जो ओबामा का स्टेट में, मुझे याद है कि बोलते थे कि आपका कंपटीशन मुंबई के सिटी वहां से होगा, इंडिया ना बोल के मुंबई बोला था। तो तो ऐसा नहीं कि हम लोग उतना गड़बड़ कर रहे हैं। और इंडिया में भी बहुत तेज डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेटा सेंटर तो मुझे लगता है कि नीड ऑफ आवर है। और ऐसा कोई डेवलपमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये भी शायद संभव नहीं है। तो हमें ओवरऑल देखना है कि किसमें फायदा है और ज्यादा फायदा है, आई मीन अल्जेब्रिक
सो जी, नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने इतने अच्छे से समझाया कि प्रयागराज से लेके कानपुर तक गंगा और यमुना के बीच में जो तीसरी नदी की धारा जो विलुप्त हो गई, नीचे पैलियो चैनल दिखती है, उसको आपने नक्शे के ज़रिए समझाया, और उसका क्या महत्व होगा किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जब गंगा यमुना में पानी बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा। तो इस सब का जो आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही